राधे राधे सभी को। आशा है आप सब मस्त बिंदास होंगे और इस टाइम पे घर पे पढ़ रहे होंगे। आज जो हम ये सेशन करने जा रहे हैं वो रहने वाला है 23 सितंबर की शिफ्ट नंबर फर्स्ट के 25 क्वेश्चंस, और ये हमारी ऑन गोइंग मैथ्स PYQ सीरीज़ का एक पार्ट है। तो बिना देरी करे आज का ये सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूतमा ते संगो सर्व कर्मणि। और इसी श्लोक की पॉजिटिविटी के साथ जो है आज का हम सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको सिर्फ 2 नियम बताए हैं। पहला कि आप आराम से क्वेश्चन को कीजिए, और दूसरा बॉडमास का नियम जरूर फॉलो कीजिए। क्वेश्चन जितना सिंपल होता है उतने चांसेस बढ़ जाते हैं सिंपल मिस्टेक्स होने के। तो इसलिए आपको स्लो एंड स्टडी करना है, इतना भी स्लो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लें, लेकिन स्लो करना है। सेकंड, बॉडमास नियम का फॉलो करना है। बॉडमास में पहले ब्रैकेट, तो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला। पहले इसको सॉल्व करेंगे 42, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 इंटू 49 डिवाइड बाय 42। कट कर लो 7 6 6 7 6 जा 42, ये भी 42 आया आंसर। अब यहाँ पे क्या है? डिवाइड है, तो यानी कि 28 डिवाइड बाय 84 इंटू 42। कट किया, डबल कट किया 14, तो अब बचा 6 इंटू 14। तो 6 इंटू 14 कितना होता है आपका? होता है 84, यानी कि 84 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन करने हैं। मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, लेकिन आपको पता है जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है, ठीक है? तो वही है कि आपको मैनेज करना है, कोशिश करनी है कि आप मन में ज़्यादातर सॉल्व कर सकें। और जो नहीं कर पा रहे उसको मतलब कि सॉल्व कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए कॉपी में, फिर मन में सॉल्व कर लीजिए, कॉपी में आंसर लिख लीजिए। ऐसे करने से भी आप बेटर वे में अप्रोच कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन को आप इजीली फास्टली कर सकते हैं। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है। जहाँ पे हमें देखा है 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, और थीटा की वैल्यू 1 से इक्वल और से बड़ी है, और 90 से छोटी है, उससे इक्वल है। तो क्या पुट करें? तो देखो, अगर आप 60 पुट करोगे तो यहाँ पे भी कुछ और दूसरा आएगा, यहाँ पे भी दूसरा आएगा, वो 1 से बड़ा हो जाएगा, छोटा तो होगा नहीं। अगर 90 पुट करते हैं, तो अगर थीटा को हम 90 लेते हैं तो cos 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है? cos 90 आपका 0 होता है ना? तो ये 0 हो जाएगा। और sin 90 कितना होता है? 1 होता है। तो 0 + 1 1 आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आंसर थीटा क्या हो जाएगा? आपका 90 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप मतलब कि आपको देखो, मुझे इतना पता है कि आपको 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 45 भी यहाँ पे इंक्लूडेड, इन सब की वैल्यू साइन कॉस tan की तो पता ही पता होंगी, तो आप मन में इसको फास्टली कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। बार ग्राफ दे रखा है हमें, और ये हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन मैंने साइड में लगा दिए क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं था। तो ये 4 हमारे ऑप्शन है। आपसे पूछा गया है, देखो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंजीनियर्स ऑफ कंट्रीज विथ एन अबव एवरेज टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंजीनियर्स ऑफ कंट्री विथ बिलो एवरेज। तो अबव एवरेज में कितनी कंट्रीज हैं और बिलो एवरेज में कितनी कंट्रीज, उनका रेशियो निकालना है। तो पहले एवरेज निकालो। तो 20 + 55 है ना, 75 + 100 165, और ये 250 हो गया। 250 में 98 जोड़ो, कितना आएगा? 348 आएगा। 348, और एवरेज कितना? 6 कंट्रीज हैं, तो डिवाइड कर लो, तो एवरेज आ गया 58। 58 एवरेज में कितनी कंट्रीज बड़ी हैं? तो देखो, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, 3 बड़ी हैं। और छोटी कितनी है? 1 2 3 छोटी हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। बस लैंग्वेज समझनी है, बाकी तो इजी होता है। जनरली जो है टेबुलर फॉर्म की जो डेटा होते हैं, बार ग्राफ पाई चार्ट, ये सब जो है ये इजी पूछे जाते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट
फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ एज 70 सेंटीमीटर, यानी कि साइड जो है वो 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब तो क्यूबॉइड की लॉन्गेस्ट स्टिक कौन सी होगी, तो वो आपकी डायगनल होगी। जैसे कि ये क्यूबॉइड है तो ये जो डायगनल स्टिक है ये आपकी जो है सबसे लॉन्गेस्ट होगी, तो डायगनल निकालना है। तो डायगनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, डायगनल ऑफ अ क्यूब क्या होता है आपका, वो होता है क्यूब होता है आपका √3a। ए जहाँ पे साइड है, ए कितना है 70 है, तो 70√3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। और क्यूब के हम थोड़े से और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये सी एस से टी एस से कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम क्या होती है। तो वॉल्यूम आपको पता है ए क्यूब होती है, टी एस से 6a² होता है, और सी एस से जो है 4a² होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मार्क कर लीजिए इसको। और डायगनल भी यहाँ पे मार्क कर लो इसको, √3a होता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ n 2n + 2n जो है इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। तो हमें बताना है कि n क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, n पुट करके देख लो भाई। देखो अगर यहाँ पे n पुट करेंगे तो यहाँ 3 × 6 यानी 2⁶ आ जाएगी, प्लस 2n। ठीक है, तो 2⁶ कितनी हो जाएगी, 2 4 8 16 32 64 128, 128 प्लस 6 128 134, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। 1 पुट करके देख लो, n की पावर 1 पुट करेंगे तो 2⁻2n यानी कि 2 × 1 प्लस 2n, यानी 2⁻2 यानी कि 4 + 2 6, 6 क्या 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो मतलब n की पावर क्या है, 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फटाफट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी वैल्यू पुट से आप सीधा ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर देंगे तो बहुत इजी रहेगा। और लीस्ट वैल्यू पूछा है तो अगर आप सबसे जो छोटी वैल्यूज हैं उनसे स्टार्ट करेंगे तो बेटर होगा। 0 से करेंगे तो सिंपल सी बात है, सब आंसर 0 हो जाएगा, है ना। तो वो कोई क्या 2⁻0 हो जाएगी। 2⁻0 कितनी होती है, 1 होती है, जो कि 6 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए हमने फिर 1। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, क्या मैंने ऊपर से अप्रोच किया, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिस्ट वैल्यू पूछिए तो आप सबसे छोटी वैल्यू से अप्रोच कीजिए, छोटी वैल्यू ये है, फिर उसके बाद ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर देखिए कौन सा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को भी एक चीज़ ध्यान देनी थी, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, डाइट करने की कोशिश की। ठीक है, आगे चलते हैं, 6th पे आते हैं। अ ट्रेडर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम ऑन द परचेस ऑफ रेफ्रिजरेटर। फ्रिज लेने पे एक जो ट्रेडर है वो इतने सारे डिस्काउंट देता है, 4 तरह के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपको बताना है इन विच स्कीम इज द सेलिंग प्राइस द लोएस्ट। तो सेलिंग प्राइस किस स्कीम में लोएस्ट होगा, सिंपल सी बात है, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा उसी में सेलिंग प्राइस सबसे ज़्यादा कम होगा। तो बस देख लेते हैं डिस्काउंट किस में है। देखो पहले 10 का दे रहा है, फिर 8 का दे रहा है, यानी कि 10 + 8, आपको फॉर्मूला तो याद है ना, x + y - xy/100 सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो -10 × 8/100 यानी कि 18 में से 0.8 माइनस करो। ठीक है, अगला देखो 12 और 10, 12 + 10 -12 × 10 यानी कि 22 में से 1.2 माइनस करो। तीसरा देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12, मतलब 12 + 12 -12 × 12 यानी कि 24 में से 1.44 माइनस करो। और तीसरा है डिस्काउंट ऑफ 20। अब देखो ज़्यादा कौन सा होगा, समझो यहाँ पे ज़्यादा कौन सा होगा भाई। देखो ये कुछ करेंगे कितना आएगा, 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, और ये तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो सबसे छोटा हो गया, और 20 भी छोटा है, 21 भी छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है, यही वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डी आपका सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा, और सबसे बड़ा डिस्काउंट यानी कि सेलिंग प्राइस जो है लोएस्ट रहेगा इस केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर इज अ 32 लीटर मिक्सचर, ठीक है, 32 लीटर का एक मिक्सचर है, ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और दूध का मिक्सचर है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस मिक्सचर इज 5:3।
तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 का है, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड, वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट द मिक्सचर बिकम 50% वाटर। अगर 50% वाटर बन जाएगा तो 50% बचेगा तो वो क्या होगा, मिल्क होगा, समझ रहे हो। तो आखिरी में जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा वो उसमें 50% वाटर होगा, 50% मिल्क होगा, यानी कि 1:1 के फॉर्म में होगा। क्लियर। अब एक चीज समझो, हमने वाटर ऐड किया है तो मिल्क तो हमें सेम रखना पड़ेगा। मिल्क यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो भैया इन सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 5:5 हो जाएगा। समझे, ये बस इतना ही आपको समझना था, यही मेन चीज़ थी। अब देखो, आपको बोला गया टोटल कितना मिक्सचर है, 32 है, लेकिन टोटल इसका करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 की वैल्यू जो है 32 है लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 4 लीटर होगी, ठीक है। आपसे पूछा है कि कितना वाटर हम ऐड करें। देखो वाटर पहले 3 था और अब कितना हो गया, 5 हो गया, तो कितना ऐड किया, 2 वैल्यू ऐड की, तो एक वैल्यू की कीमत 4 है, तो 2 की कितनी होगी, 2 की 8 हो जाएगी। 8 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल था, बेसिक से करेंगे तो कंफ्यूजन कुछ नहीं होगी और इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मिक्सचर एलिगेशन भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है जो आता है वो उस पर ज़्यादा अपना वो दिखाइए, है ना। ये मत देखिए कि किससे आप फास्ट कर सकते हैं किससे स्लो कर सकते हैं। आपने मतलब आपने कोई वीडियो देखा, उसमें बताया कि भैया ये मेथड सबसे फास्ट है, विद इन 10 सेकंड आप निपटा सकते हैं, बिल्कुल निपटा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उसमें स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है उस मेथड में, तो आप क्वेश्चन आने में अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है। तो आपको जो आता है, अगर आपको बेसिक आता है, आपको कोई और मेथड आता है, उस पर आप फोकस कीजिए, उसी को प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के साथ टाइम कम हो जाएगा और दिक्कतें भी कम हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर से हमें बार ग्राफ दे रखा है, दिस बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक फ्रॉम 6 ब्रांचेस, ठीक है, B1, B2, B3, B4, B5, B6 of a publishing company during 2 consecutive year 2000 and 2001, ठीक है। सेल्स ऑफ बुक दिखा रखी है 2000 और 2001 की 6 कंपनी के द्वारा। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2, ब्रांच B2 कौन सी है, ये वाली, इसकी टोटल सेल्स, उसका रेशियो फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर्स। B4 से रेशियो निकालना है, प्लस कर लो, कितना आ गया 140, इसका प्लस कर लो, कितना आ गया 180, रेशियो निकाल लो 140/180, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 7, ये आ गया 9, तो 7 और 9 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 years ago the age of Sunita was thrice the age of his daughter Tanya, thrice 3 गुना। तो मान लो प्रेजेंट एज सुनीता की S है और उसकी डॉटर तान्या की एज T है, तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 10 साल पहले यानी कि ये सुनीता ये तान्या, तो 10 साल पहले सुनीता की एज प्रेजेंट एज में S मान ली, तो 10 साल पहले S-10 और तान्या की कितनी होगी T-10, 10 साल पहले। बोला गया है कि सुनीता की एज 10 साल पहले तिगुनी थी अपनी बेटी की एज से, समझे। ये पहली इक्वेशन सॉल्व कर लो इसको, S-10 इक्वल्स टू 3T-30, S इक्वल्स टू 3T-20, ये पहली इक्वेशन बनेगी। आगे पढ़ो। 10 years hence, hence मतलब आज से 10 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट एज कितनी है S से 10 साल बाद यानी कि S+10। सेम चीज़ 10 साल बाद तान्या की एज भी कितनी हो जाएगी, 10 S+10 हो जाएगी, है ना, 10 साल बढ़ जाएंगे। द एज ऑफ सुनीता विल बी ट्वाइस द एज ऑफ तान्या, तो इसकी जो सुनीता की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी तान्या की एज से। फिर से एक इक्वेशन बनी, S+10 इक्वल्स टू 2T+20, S इक्वल्स टू 2T+10। देखो एक S की वैल्यू यहाँ है, एक S की वैल्यू यहाँ है, पुट कर दो। हमें निकालना क्या है, हमें रेशियो निकालना है दोनों की एज का ना, प्रेजेंट एज का, और प्रेजेंट एज हमने क्या मांगनी है, S और T मानी है। तो सिंपल सी बात है, पहले दोनों की वैल्यू निकाल लो। तो S को कंपेयर करेंगे तो 3T-20 इक्वल्स टू 2T+10। यहाँ से T की वैल्यू कितनी निकल के आई, T की वैल्यू 30 निकल के आई। T की वैल्यू 30 है तो S की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 90 - 70 यानी कि 20 यानी कि 70। S 70 है तो प्रेजेंट कितनी है, प्रेजेंट एज जो है वो S है, वो S है, तो ये S कितना आया 70 आया और ये कितना आया 30 आया। तो इसका रेशियो निकालना है, तो 70/30 का रेशियो क्या होता है, वो होता है 7:3।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल फॉर्म से। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि बेसिकली अगर आप क्वेश्चन पढ़ के उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप किस तरह सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और ओवर दी प्रैक्टिस फास्ट हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, बस अपने अपने जो आपको आता है उस पर आप पकड़ बना के रखिए, बस यही बोलूँगा। चलते हैं आगे। इन द फॉलोइंग सेट विथ विच सेट रिप्रेजेंट दिस साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो कौन सा जो है साइड सेट है वो राइट एंगल ट्राइंगल का साइड दिखा रहा है। तो मतलब सिंपल सी बात है, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगी वही राइट एंगल ट्राइंगल दिखाएगी। तो 3 4 6 नहीं होती है, 8 5 16 नहीं होती है, 5 10 12 नहीं होती है, 5 12 13 होती है बिल्कुल, है ना। 5 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का 144 प्लस 25 कितना होता है, तो मतलब ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो ये क्या है, ऐसी ट्रिपलेट आपको पता नहीं चाहिए, जैसे कि 4 3 4 और 5, ये भी एक ट्रिपलेट है, समझ रहे हो। 6 8 10 ये भी एक ट्रिपलेट है। तो आपको ट्रिपलेट पता नहीं, जो ट्रिपलेट होंगी वही राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगी। आगे चलते हैं। आर टारगेट्स टू स्टोर 85% एग्जाम इन मार्क्स इन एग्जाम। एक आर बंदा है, उसने बोला कि भैया इस बार तो मैं अपने एग्जाम में 85% लेके आऊँगा ही आऊँगा। ठीक है, ही स्कोर्स 450 मार्क्स, लेकिन वो 450 नंबर लेके आया। एंड मिसेस दी टारगेट बाय 35%, और उसने अपना जो गोल रखा था 85% का वो मिस कर दिया 35% से। मतलब 35% से मिस कर दिया, मतलब ये जो नंबर हैं ये कितने के हैं, ये 50% के हैं उसके टारगेट के हिसाब से, समझ रहे हो। टारगेट उसने रखा 85% का, वो इतने नंबर लेके आया और प्लस उसने 35% से चूक गया वो, तो 35% से चूक गया यानी कि ये नंबर जो है वो उसके 50% के हैं। ठीक है, तो 50% के इतने नंबर है तो 100% के कितने होंगे 900, समझे। तो अब उसको लाने थे 85%, है ना। तो 1% का कितना है 9, तो 85% का कितना होगा 85 × 9 यानी कि 765 नंबर लाने थे, लेकिन वो 450 लेके आया। अब पूछा गया है हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड बी देयर इन हिज स्कोर्ड मार्क्स टू मीट हिज टारगेट। मतलब कि देखो 85% का टारगेट है, मतलब 765 नंबर, अगर उसके 765 नंबर आते हैं तो वो 85% लेके आएगा। ठीक है, लेकिन उसके 450 नंबर आए, तो आपसे पूछा है कि 450 नंबर में कितना % नंबर और बढ़ा दें ताकि वो ये नंबर अचीव कर सके। तो सिंपल सी बात है, कितना कम है, कितना कम है, ये कम है 315, 315 नंबर कम है, हमें निकालना 450 के ऊपर है, तो भाई कर दो 35 90 25 90 35 5 70 यानी कि 70% और लेके आना पड़ेगा, तब वो अपना गोल अचीव कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू 450 मार्क्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान देने वाली चीज़ ये थी, ये जो लास्ट लाइन आपसे बोली गई थी ये मेन थी कि हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड बी देयर इन हिज स्कोर मार्क्स, जितने मार्क्स उसने स्कोर किए इसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट करें। तो जाहिर सी बात है यही नीचे आएगा, यही मेन चीज़ थी। नहीं तो आप टोटल मार्क्स में निकालोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो। क्योंकि जाहिर पता ही है आपको भाई 35% कम है, तो जो 315 है ये 35% ही होगा भाई, है ना। फिर आप कन्फ्यूज होगे भाई कि निकल कैसे नहीं रहा, निकल कैसे नहीं रहा। और देखो वो देखो विडम्बना देखो कि 35% जो है आपका ऑप्शन में भी दे रखा है, तो बहुत से बंदे जो हैं यही गलती करके यही लगा के आ जाएंगे। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा क्या है वो बस ध्यान से पढ़ना है। आगे चलें, फिर से टेबुलर डेटा है। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर्स बाय 4 प्लांट्स ऑफ अ कंट्री ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1 एंड प्लांट 2। प्लांट 1 कौन सा है ये, और प्लांट 2 कितना है ये, ड्यूरिंग दी 5 ईयर्स इनका एवरेज प्रोडक्शन कितना है, इसका डिफरेंस कितना है। सिंपल सी बात है, पहले डिफरेंस निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कितना है, ये -10 है। मैं आप देखो आप ऐसा कर सकते हो, इन सबका सम करके, इन दोनों का सम करके एवरेज निकाल के फिर माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं से कर लेंगे। ये देखो एक ज़्यादा है, ये -9 है, ये +8 है
और ये +2 है। तो आप देख सकते हैं -10 से ये -10 कट गए तो बचा +1 -9 यानी कि -8 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो ये बोला क्या है, यहाँ ध्यान देखना क्या बोला गया है कि ये जो प्रोडक्शन है ये 1000 में है ना, प्रोडक्शन जो है 1000 में है, तो मतलब 8000 का डिफरेंस है। हमें एवरेज निकालना है। एवरेज कितना है? 1 2 3 4 5 है, डिवाइड कर लो भैया। 1 30 16 आएगा। 16 कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा अप्रोच है करने का। आप चाहें तो सिंपल तरीके से वैसे भी कर सकते हैं कि मतलब कि आप प्लांट 1 की जो है पूरी कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ इसकी कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ इसकी कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, फिर इसका एवरेज निकालिए, इसका एवरेज निकालिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए। वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैं यहीं से कर लेता हूँ क्योंकि इससे मुझे सिंपल पड़ता है और मैं इससे काफ़ी टाइम से करता आया हूँ, तो मेरे लिए ये फास्ट भी हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं। अ टैंक है। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 4 आवर्स। पाइप एक ए है और एक पाइप बी है। पाइप ए भरता है 4 घंटे में, पाइप बी भरता है 6 घंटे में। एट 8 AM पाइप ए वॉज ओपनड। पाइप ए को 8 बजे खोल दिया। ठीक है, एट वॉट टाइम विल दी टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन 9 AM। मतलब 9 बजे पाइप बी को खोला, मतलब 1 घंटे तक पाइप ए जो है ओपन रहा। अब यहाँ चीज़ें आसान हो जाएगी। ए और बी, ए चलता है 4 घंटे, ये चलता है 6 घंटे की कैपेसिटी। 4 घंटे में बढ़ता है, ये 6 घंटे में। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 3 और 2 टोटल 5। देखो 8 से 9 बजे तक पाइप ए चलता है, मतलब पाइप 1 घंटे ए जो है 1 घंटा चलता है, तो 3 की एफिशिएंसी से वो 1 घंटा चलेगा तो कितना कर देगा? 3 भर देगा। तो 12 में से 3 ऑलरेडी भर गया, मतलब 9 बचा है। अब 9 को भरना है, ए और बी मिलके, तो 9 भरने हैं ए और बी, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से मिलके। ठीक है, और ये आवर्स में है तो इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 4/5 आवर्स, यानी कि 1 घंटा 4/5 आवर। 4/5 आवर का मतलब क्या है? 48 मिनट, है ना। 12 पंचे 60, तो 1 आवर 48 मिनट में भर देगा। तो शुरू कब किया था? शुरू 9 बजे के बाद की बात बता रहे हैं। 9 बजे के बाद, तो 9 बजे के बाद 1 घंटा 48 मिनट, यानी कि 10:48 AM पे टंकी जो है वो भर जाएगी। ठीक है, बस चीज़ें इतनी सी सिंपल थी। कुछ बस समझने वाली बात ये थी कि पाइप ए को 8 बजे खोल दिया, लेकिन पाइप बी को जो है 9 बजे खोला है, तो 1 घंटे तक पाइप ए अकेला लगा रहा, बढ़ता रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है, x = r cos t, y = r sin t cos u और z = r sin t sin u। आपसे x² + y² + z² पूछा है। सिंपल सी बात है, स्क्वायर लो स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा r² cos² t। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो r² sin² t cos² u। इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस r² sin² t और sin² u। अब देखो इसमें से आप r² t जो है कॉमन ले लीजिए, तो r² sin² t जो है कॉमन ले लिया, तो बचा cos² + sin², बचा cos² u + sin² u, यानी कि कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा, ये बचा। अब ये देखो r² cos² t + r² sin² t बचा। इसमें से r² कॉमन ले लो, r² कॉमन ले लोगे तो cos² + sin² बचेगा। ठीक है, जो क्या होता है? ये 1 होता है। तो लास्ट में क्या बच गया? लास्ट में बचा आपका r²। ठीक है, सिंपल था। इसको आप मन में कर लेते तो और फास्ट आप कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। 30 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड ए। अब मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? हमें जाहिर सी बात है ए की वैल्यू निकालनी है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √a × b, जहाँ पे a हमारा 18 है, b हमारा a है। इसकी वैल्यू दे रखी है 25, तो सिंपल सी बात है
रूट 18 इंटू ए की वैल्यू 30 दे रखी है, रूट हटाएंगे तो ये 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, ए करेंगे तो 900 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, दूना 50, 50 आपका ए का वैल्यू हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मीन प्रोपोर्शन हम बार बार कर चुके हैं। आगे आते हैं सिंप्लीफाई, तो ये सिंप्लीफाई देखने में समझ में आ रहा है। देखो ये ए क्यूब है ना, क्यूब है ना, ये बी क्यूब है, ये सी क्यूब है, ये -3 ABC है, -3 ABC है। नीचे देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, -AB -BC -CA। तो आपको पता है कि जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे फॉर्मूले में तो सिर्फ सिंपल सी A + B + C बचेगा, है ना। बस सॉल्व कर दो, 232 + 140 + 353 कितना बचा 5 2 7 725। ये हम फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस बार मैं ये फॉर्मूला आपको लिखवाने वाला नहीं हूँ, आप मन में रिवाइज कर लीजिएगा क्या निकलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। चोर पुलिस का हमारा क्वेश्चन है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 92 मीटर। 92 मीटर की दूरी पे एक पुलिस वाले ने चोर को देखा, चोर भागने लगा और पुलिस उसके पीछे पीछे। द थीफ एंड पुलिस रन एट द स्पीड ऑफ 90 km/h एंड 104.4 km/h। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी देर बाद चोर जो है वो पकड़ा जाएगा, कितने सेकंड बाद। अब देखो दोनों एक ही स्पीड एक ही तरफ भाग रहे हैं, चोर यहाँ पुलिस यहाँ, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड दोनों का माइनस होगा, तो 104.4 में से 90 माइनस करेंगे तो 14.4 km/h निकल के आएगा। अब हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, कितना दूर चोर भाग गया, 92 मीटर दूर भाग गया, और स्पीड क्या है, स्पीड है 14.4। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो है मीटर में है और ये km/h में है, तो इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 92 14.4 ये पॉइंट हटा दो तो ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 5/18। ठीक है, तो ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, आपको पता है, पर हम यहीं पे कट कर लेंगे इसको। ठीक है, 5 दूना, ठीक है, और इससे काटेंगे तो कितना आएगा 46, और ये 46 72। ठीक है, 2 से काट लो यहाँ पे 36। ठीक है, और 36 से ये कट जाएगा 2, यानी कि 23 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो 23 सेकंड यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल है। थीफ पुलिस के क्वेश्चन जो है हम बहुत बार कर चुके हैं, आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है, कई बार यहाँ पर डिस्टेंस पूछ लेता है, कई बार यहाँ पर टाइम पूछ लेता है, बस ये चीज़ ध्यान देनी है। टाइम पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो चोर कितना आगे था, तो 92 किलोमीटर आगे था, और उनके बीच में रिलेटिव स्पीड क्या थी, वो थी 14.4 km/h। बस ध्यान देने वाली बात ये थी, मीटर में था, ये km/h में था, तो हमने इसको चेंज कर दिया, बस हमें आंसर सेकंड में मिल गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अमन हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 20 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं उसके पास, कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन 20 रुपये 10 रुपये के नोट हैं, विच अमाउंट्स टू 390। मतलब अगर हम 20 रुपये के वैल्यू और 10 रुपये की वैल्यू को जोड़ें तो हमें पता चलता है कि उसके पास 390 रुपये हैं। ठीक है, तो मान लो 20 रुपये के उसके पास एक्स नोट है और 10 रुपये के उसके पास वाई नोट है, तो 20x + 10y कितने हैं 390। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ नोट ऑफ ईच काइंड आर इंटरचेंज कर दिया, मतलब x जितने, अगर 5 नोट थे 20 के और 10 नोट थे 10 नोट थे 10 रुपये के, तो 10 रुपये के 10 नोट कर दिए 20 के, और मतलब इंटरचेंज कर दिया, ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, नंबर ऑफ नोट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके,
तो मतलब 20 रुपये के वाई नोट हो गए और 10 रुपये के एक्स नोट हो गए। और बोला गया देन द न्यू अमाउंट इज 90 लेस देन बिफोर, 90 रुपये कम है पिछले वाले से। तो 390 में 90 कम है, मतलब 300 हो गया ये। आपको बताना है कि 20 रुपये के कितने नोट हैं। 20 रुपये के यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। तो याद रखना, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम एक्स को नहीं छेड़ेंगे, वाई को छेड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 वाई है, यहाँ पे 10 वाई है, तो जाहिर सी बात है 20 बनाओ उसको, इंटू 2 कर दिया। इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 20 वाई और 20 इंटू 20 40 एक्स प्लस 780। माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये जाएगा माइनस 30 एक्स और ये जाएगा माइनस 480। माइनस माइनस कैंसिल। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो मतलब एक्स के 20 के नोट कितने थे शुरुआत में? 16 नोट थे उसके पास। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ नोट्स की वैल्यू, नोट्स की संख्या जो है वो इंटरचेंज की है, ये बस यहीं पे मेन चीज़ देखने वाली थी। समझ रहे हो कहाँ पे? ये देखो, जो सेकंड लाइन पढ़ो ना, इफ़ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड आर इंटरचेंज, बस ये लाइन मेन थी, ये लाइन मेन थी। अगर ये आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। चलते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 500 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स कितना होगा? दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहले वाला और माइनस सिंपल इंटरेस्ट दूसरा वाला क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल दोनों के केस में 500 है, तो पता है आपको प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, तो ये T1 हो जाएगा माइनस P इंटू R2 इंटू T2 अपन 100। तो आप देख सकते हैं कि P और 100 जो है दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो P और 100 हमने कॉमन ले लिया। R1 इंटू T1 यानी कि R1 कितना होगा? तो बड़ा देखो, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, ये 5 इंटू 15 हो जाएगा, तो 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? P कितना है? 500 इंटू 1 अपॉन 100, यानी कि कितना रुपए है? 5 रुपये डिफरेंस है उनके बीच में। ठीक है, ठीक है। अब देखो, बेसिक से मैंने क्यों समझाया ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि जब प्रिंसिपल सेम होगा, जब प्रिंसिपल सेम होगा तो सिर्फ हमें रेट और टाइम को ही ध्यान में रखना है, ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है ना। तो हम बेसिक से लेके चले, 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिया हमने, लेकिन हमने आंसर निकाल दिया और आपको मैंने समझा दिया किस तरह से आपने करना है। आगे आते हैं, इफ tan थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन मैंने मार्क नहीं किया, कर देता हूँ मैं एक बार। अगर tan थीटा 4 tan थीटा माइनस 3 इक्वल्स तो 0 है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? वो हो जाएगी ये 3, tan थीटा की हो जाएगी 3/4। हमें ये वैल्यू निकालनी है। आपको पता है cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और cos 2 थीटा ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो क्या बोलता है वो हैं फॉर्मूलेस, जो आप याद कर लीजिए। ठीक है, cos 2 थीटा से रिलेटेड, वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूँ ताकि आपको इजी बना रहे। सॉल्व कर लो उसको। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या -1 से -1 कट गया, ये -1 से ये -1 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। tan की हमें वैल्यू पता है, तो tan स्क्वायर की क्या होगी? 9/16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो ये जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है वो tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो कोई घबराने की बात नहीं है भाई, है ना। ये फॉर्मूला ही है, अगर नहीं पता है तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं। For 2 circles of radius 7 units and 7/2 units whose center are 15 units apart, सेंटर जो है 15 यूनिट्स अपार्ट हैं, यानी कि आप ऐसे समझ लो। ठीक है,
ये जो सेंटर है ये 15 यूनिट है, और एक की रेडियस 7 है, एक की रेडियस जो है 7/2 है। आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? _d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। पता है आपको? सिंपल सी बात है, कर लो। 15 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर करो। 15 का स्क्वायर 225, और इसको लेंगे तो 7 2 जा 14, 14 माइनस 7 यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 225 माइनस 49/4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। 900 माइनस 49/4 यानी कि ये आएगा 851/4। ठीक है, अब ये 4 को मैं बाहर ले सकता हूँ, लेकिन लेना नहीं है, हम यहीं पे डिवाइड कर लेंगे। तो इसकी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 221.75 आ गया। अब आपको मान लो नहीं पता है कि कैसे निकालते हैं भैया, कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको ये तो पता है कि 221.75 जो है ये 225 से तो छोटा है। 225 से छोटा है। 225 किसका होता है? 15 का स्क्वायर है, यानी कि जो आंसर है वो 15 से छोटा है। और 14 का कितना होता है? 196 होता है। तो मतलब 14 से बड़ा है, 15 से छोटा है। समझ रहे हो? ये जो आंसर है अंडर रूट में, ये हमारा 14 के स्क्वायर से बड़ा है, 15 के स्क्वायर से छोटा है। तो भैया ये तो कैंसिल हो गया, 15 ये भी कैंसिल हो गया, और 14 से छोटा है ये भी कैंसिल हो गया, तो एक ही बचा। 14 और 15 के बीच में कौन सा है? एक ही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्मार्ट वर्क जैसे मैंने बताया। अगर आंसर नहीं पता है तो देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन देखो, क्या दिया है आंखों के सामने, क्या है आंसर हमारी आंखों के सामने ही होता है, हम बस देख नहीं पाते। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अ ट्राइंगल ABC इज मेड ऑन अ सर्कल। ठीक है, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाए ABC वेयर AB इज द डायमीटर। AB डायमीटर है, मतलब ये डायमीटर मान लेते हैं, ये यहाँ पे ओ है और ये AB इसका डायमीटर है, और यहीं पे हमने ट्राइंगल बना रखा है। ये डिंग 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 डिंग। ठीक है, बोला है आपसे इफ BC इक्वल्स टू रेडियस ऑफ, ये C है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, तो BC जो है रेडियस से इक्वल है, मतलब ये जो है इसके इक्वल है ना। और अगर हम इसके बीच में लाइन खींच दें तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी ना, तो ये तीनों इक्वल हो गए। अब देखो आपसे पूछा क्या है, एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल, BAC यानी ये वाला एंगल, ये इनके बीच में क्या रिलेशन है? एक्स का मतलब क्या है? क्या रिलेशन है? अब निकालते हैं। देखो तीनों, ये ट्राइंगल देखो तीनों साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल क्या होता है? 60 होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, अब देखो ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल ये 120 होगा। समझ रहे हो? ये कितना होगा? 120 होगा। दूसरी बात, ये रेडियस है, ये जो है ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है ना, ये भी रेडियस है। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके सामने वाले अपोजिट एंगल, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों भी ए होंगे। अगर ये 120 है तो बाकी बचे हुए कितने होंगे? 60 होंगे। 60 में A + A मतलब 2A 60 होगा। A कितना हो जाएगा? A 30 हो जाएगा। ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। समझ गए? बस निकल गया आप। अब आंसर देखो, ABC कितना है? 60 है, BAC कितना है? 30 है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है भाई? जाहिर सी बात है ये डबल है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। समझ गए? कुछ नहीं था, सिंपल था, जो प्रॉपर्टी दे रखी थी हमने बस उसी को यूज़ किया। और ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप ये चीज़ समझनी है कि ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल हुई। अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। इस तरह से हमें पता चला कि ये तीनों जो है 60 60 60 होंगे। ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये 120 होगा, और हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाई तो हमें पता चला कि A + A जो है, ये दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो कितना आया? 60 आया। तो 2A 60 आया, तो A कितना है? A 30 आया। बस उससे हमने निकाल लिया। समझे? चलते हैं आगे। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास ऑन 4 days। ठीक है, ये जो बार ग्राफ दे रखा है ये बच्चों को दिखा रहा है जो मंडे को आए थे। ठीक है, 4 दिन।
हमें निकालना है द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इनका एवरेज निकालना है। तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे देख लो कितने हैं, 25, 30 और 20, कितना हो गया 75, 75/3 यानी कि 25 आपका आंसर एवरेज हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, बस पढ़ने की जरूरत थी, बाकी सिंपल था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल्स ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। अब देखो स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, आपको पता है ट्राइंगल जो है 2-3 तरह के होते हैं, एक हम बोलते हैं स्केलिन, एक को बोलते हैं आइसोसेलेस और एक को बोलते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल अभी आपने देखा वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हों उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड इक्वल हों और जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है उसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है उसका मतलब क्या है, उसके एक भी एंगल इक्वल नहीं हुए। तो सिंपल सी बात है, देखो 60 और 60 यहाँ पे 2 एंगल इक्वल है तो ये तो नहीं होगा, 35 और 35 यहाँ पे 2 एंगल इक्वल है, ये भी नहीं होगा, 45 45 2 एंगल इक्वल है, ये नहीं है। तो यही है, यही आंसर है। ठीक है, जिसमें तीनों एंगल अलग होंगे, तीनों साइड अलग होंगी। और ध्यान से देखें तो इसमें 90 डिग्री आ रहा, मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है ये एग्जाम्पल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अमित एंड बिलाल बाय गुड्स फॉर 1500 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अमित और बिलाल 2 दोस्त हैं या कुछ भाई हैं, कुछ भी मान लो, दोनों ने कुछ सामान खरीदा। अमित ने खरीदा 1500 का, बिलाल ने खरीदा 2000 का। अमित मार्क हिज गुड अप बाय y%। ठीक है, अमित ने मतलब 1500 खरीदा लेकिन उसने अपना गुड मार्क किया है ना बाय y% ज़्यादा। मतलब कि सपोज ऐसा कहने का मतलब ये है, मान लो 100 का सामान खरीदा उसने किसी एक बंदे ने, और उसने बोला कि मैं 10% ज़्यादा बताऊंगा। तो मतलब कि सामान कितने का मार्क किया उसने, 110 का। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, अमित ने सामान खरीदा 1500 का लेकिन उसने मार्क किया अपने गुड्स को y% ज़्यादा, वाइल बिलाल ने मार्क हिज गुड बाय 2y%। मतलब 2000 का सामान खरीदा उसने और दिखाया उसने 2y% ज़्यादा, और उसने देखो एंड बिलाल ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ y%, और उसने उस सामान के ऊपर y% डिस्काउंट भी दिया। बिलाल ने कोई डिस्काउंट नहीं, अमित ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, बिलाल ने दिया। बिलाल ने अपना सामान जो है 2y% ज़्यादा भी मार्क बताया और उसके बाद उसके ऊपर डिस्काउंट y% भी दिया, और बोला कि अगर इफ़ बोथ मेक प्रॉफिट, सेम प्रॉफिट, अगर दोनों के पास सेम प्रॉफिट होता है तो आपको वैल्यू ऑफ y बतानी। अब इतनी सी आप कहानी समझ गए। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, आंसर समझाता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे समझना। ये अमित भैया हैं और ये बिलाल है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। अमित ने खरीदा 1500 का और बिलाल ने खरीदा 2000 का। इतनी सी बात हमें पता चली। उसके बाद अमित ने अपना प्राइस को बताया कि y% ज़्यादा। तो 1500 का y% कितना होगा, समझ जाओ, y% यानी y/100 इंटू 1500 है ना, 2 0 2 0 कर, यानी कि 15y जो है ज़्यादा बताया उसने। ठीक है, तो MRP जो मार्केट प्राइस है वो कितना होगा, जाहिर सी बात है 1500 में 15y ज़्यादा बताया ना उसने, तो ये उसकी MRP हो जाएगी। समझे। बिलाल ने जो कितना ज़्यादा बताया, 2y% ज़्यादा बताया, यानी कि 40y। तो उसकी MRP कितनी हो जाएगी, 2000 प्लस 40y। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अमित ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया पर बिलाल ने y% का डिस्काउंट दिया। मतलब इस पूरे के ऊपर जो है उसने y% का डिस्काउंट दिया। अगर वो y% का डिस्काउंट देता है, समझ रहे हो, अगर वो y% का डिस्काउंट बनता है तो चीज़ें कितनी होती है, देखो 200 पे y% अगर डिस्काउंट दे, मैं दूसरे मार्कर से यूज़ करता हूँ, 200 पे अगर 2000 पे अगर वो y% दे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 20y। ठीक है,
और अगर 40y पे वो y% डिस्काउंट देगा तो कितना जाएगा ये 0.4y स्क्वायर माइनस का, क्योंकि डिस्काउंट है। ठीक है, इतना। ये क्या है, ये उसका प्रॉफिट है ना, इतना डिस्काउंट देने के बाद ये उसका प्रॉफिट है। बोला गया है कि अगर उनको सेम प्रॉफिट होता है, ठीक है, देखो सीपी जो क्या बोलते हैं, अमित को प्रॉफिट कितना हुआ, 15y का प्रॉफिट है ना। मतलब देखो जाहिर सी बात है 1500 की चीज़ ली उसने, y% ज़्यादा बताया, यानी कि y% का प्रॉफिट कमाया उसने, है ना। तो कितना का प्रॉफिट कमाया, 15y का प्रॉफिट कमाया। बिलाल ने 40y का प्रॉफिट कमाता, लेकिन उसने डिस्काउंट भी तो दिया ना उसने, तो वही चीज़ है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो कितना आया, वो इतना आया। हमको इक्वल रखना है, रख दो भैया, 15y इक्वल्स टू 20y माइनस 0.4y स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ओके। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, 20y इधर लेके आओ, 0.4y स्क्वायर इक्वल्स टू 5y बचा, y से y कट गया और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/0.4, यानी कि ये हटा लो तो ऊपर 10 आ जाएगा, यानी कि 50/4, यानी कि 25/2, यानी कि 12.5%। 12.5% जो है वो y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। बस ध्यान रखने वाली बात ये थी कि अमित ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, जबकि सिर्फ बिलाल ने डिस्काउंट दिया, वो भी 22% का। बस यहीं पे चीज़ जो कैलकुलेट वो है दिमाग लगाने पे मजबूर करती है। और याद रखना है कि जो डिस्काउंट देगा वो आप पूरे मार्केट प्राइस पे लोगे, है ना, समझ रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ आप 22,000 पे लोगे, नहीं, पूरे वाले पे लोगे, पूरे अमाउंट पे लोगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, बस अगर उसी को आप करते तो आपको आंसर मिल जाता। तो आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, क्योंकि हम जो है हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया और हमारा ये जो सेशन है अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो आई होप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी और आपको मज़ा आया होगा। मेरा बताने का मतलब यही है कि आप सीखें, लेकिन आपको मज़ा भी आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप मैं उस टारगेट को फुलफिल करने में सक्षम रहा हूँ। और अब मिलेंगे अगले वीडियो पे, जो हमारा सेकंड शिफ्ट का रहने वाला होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।